आइए दोस्तों, आज हम बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में जानें। बिजनेस के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे B2C, B2B एक्सेट्रा, और इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट्स है। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये B2C, B2B क्या होता है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जिसका सीधा सीधा मतलब है दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बिजनेस डील्स। अब ये डील्स प्रोडक्ट्स, सर्विसेज का भी हो सकता है या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड भी हो सकता है। मतलब जो भी डील होगी वो दो ऑर्गेनाइजेशंस यानी फर्म्स या कंपनीज के बीच होगी, और यही B2B कॉन्सेप्ट जाना जाता है। अब चलिए समझते हैं B2C के बारे में। इसका मतलब है बिजनेस टू कस्टमर्स, या फिर कहीं कहीं इसे बिजनेस टू कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। इसमें एक कंपनी सीधे कस्टमर्स या कंज्यूमर से डील करती है। फॉर एग्जाम्पल Flipkart.com, Amazon.com, Snapdeal.com वगैरह वगैरह, जो डायरेक्ट कंज्यूमर या कस्टमर से डील करती है। B2B का बिजनेस कॉन्सेप्ट बड़े बड़े कंपनीज के बीच होता है, जिसमें कस्टमर्स बीच में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आज के मार्केट कंपटीशन में B2B से ज्यादा B2C के जरिए बिजनेस में बढ़ोतरी की जा सकती है। मतलब बिजनेस डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, यानी बिना B2C के बिजनेस डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आपको अपने कस्टमर को समझाना पड़ेगा वो क्या चाहता है या उसे इससे बेहतर क्या दिया जाना चाहिए। आपको इस पर चिंतन करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, बिजनेस डेवलपमेंट में हम दो बिजनेस एक्टिविटीज को जानेंगे, जिसको हम हंटिंग एंड फार्मिंग कहते हैं। हंटिंग का ये पर्पस होता है कि आप पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें और डील्स को क्लोज करें। यही किसी भी सेल्स टीम का बॉटम लाइन रेवेन्यू को इंक्रीज करने में कंसिस्टेंटली मदद करता है, क्योंकि ये नए कस्टमर्स को कंपनी में ऐड करता है। और दूसरी ओर फार्मिंग का मकसद ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसके द्वारा सस्टेन ग्रोथ लेकर आए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मोर वैल्यू प्रोवाइड करे, जिससे कि वो आपकी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट कर सके और आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ा सके। बिजनेस डेवलपमेंट के कुछ जरूरी पहलू के बारे में हम जानते हैं। कस्टमर फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी होता है। बिना कस्टमर फीडबैक या सर्वे के किसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को प्लान करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 6 मंथ्स पहले जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज अप्लाई किए थे, जरूरी नहीं कि कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स या फिर डिमांड्स आज भी वैसे ही रहें। फीडबैक लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक सर्वे टीम रिक्रूट करना जो पूरी मार्केट को एनालाइज करे। अब वो टीम फीडबैक इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज या फिर ट्रेड शोज पर काम करेगी और मार्केट डेटा कलेक्ट करेगी। आइए कुछ बातें हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानें। B2B में कॉम्पिटिटर्स तो होंगे ही, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके सेल्स के डिक्रीज होने का श्रेय आपके कॉम्पिटिटर्स को जाता है। अगर ऐसा है तो इसे जल्द से जल्द चेक करें। अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचानना और उस पर एनालिसिस करना भी बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ये जरूरी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जानें। इससे आप ओवरऑल उन एरियाज को फाइंड आउट कर पाएंगे जिस पर शायद आपका अभी काम करना बाकी है, और इसके साथ साथ आप अपने ब्रांड को अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग और बड़ा बना पाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिजनेस स्ट्रेटेजी को डेवलप करना एक वेल प्लान्ड प्रोसेस है, जिसमें एक कंपनी के लो लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सबका योगदान रहता है। बिजनेस डेवलपमेंट में हम गोल्स वर्सेस माइलस्टोन्स की बात करते हैं। गोल्स फ्यूचर है, लेकिन माइलस्टोन को फ्यूचर कहना सही नहीं होगा। माइलस्टोन्स कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन पर हमें कमिटमेंट करना पड़ता है ताकि डेस्टिनेशन पूरा हो सके। अगर एक कंपनी के माइलस्टोन्स की बात की जाए तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे कि इस साल का टर्नओवर क्या है, इस साल का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इस साल का टोटल कंपनी प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ है, और टोटल न्यू क्लाइंट्स कितने जुड़े हैं। ये छोटे छोटे माइलस्टोन से किसी बिजनेस या फिर कंपनी को गोल तक लीड करते हैं। चाहे B2B हो या B2C, हर बिजनेस कॉन्सेप्ट में गोल्स को निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप जिस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो, ठीक उसी प्रोडक्ट पर 10 और माइंड्स भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज के बिजनेस टिप्स में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया के एक लीडिंग और $multi-billion की कंपनी एप्पल इंक के बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में। क्योंकि इतनी कम्पिटिटिव मार्केट रहते हुए भी ये कंपनी कैसे टिकी हुई है, और वो भी इतने हाई प्रोडक्ट प्राइस के साथ। शायद आपको पता होगा कि एक एप्पल आईफोन की प्राइस कितनी होगी, है ना। अब सोचिए जरा कैसे ये कंपनी अपने कस्टमर्स को लुभाती है। सबसे पहले हम एप्पल एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। एप्पल का हेडक्वार्टर क्यूपर्टिनो, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है, वहाँ पर मौजूद है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर कंज्यूमर मार्केट में पहले आया, जिसमें सबसे पहले एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया था। फिर एप्पल ने एप्पल लैपटॉप्स और मैक प्रोडक्ट्स, जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटिंग डिवाइसेस में आती है, उसको लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मार्केट में धूम मचाने वाला एप्पल कंप्यूटर्स, आईपैड और आईफोन लेकर आया, और इसके कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे कि iTunes स्टोर्स और इंटरनेट ब्राउजर्स लाइक सफारी वगैरह वगैरह काफी ही फेमस है। इसकी नींव स्टीव जॉब्स, रोनाल्ड वेन और स्टीव
वोज़नियाक ने रखी थी और ये 1976 में 1 अप्रैल को फाउंड आउट किया गया था। फिर इस कंपनी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। स्टीव जॉब्स के बाद तो ऐसा लगा कि जैसे कंपनी डगमगा जाएगी, लेकिन फिर भी कंपनी के बोर्ड ने अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये कंपनी इतने महंगे प्रोडक्ट्स सिर्फ इंटरनेशनली ही नहीं बाकी इंडिया में भी सेल करा रही है। आखिर क्या है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो ये फॉलो कर रही है? एप्पल सिंप्लिसिटी में बिलीव करती है। जी हाँ दोस्तों, एप्पल कभी भी अपने न्यू प्रोडक्ट्स के प्रमोशंस ज्यादा जोरों शोरों से नहीं करती है। वो सिर्फ एक स्टैंडर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, लाइक सिंपल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। कोई लाउड नॉइज, कोई फ्लैशी ग्राफिक्स, पार्टीज एक्सेट्रा कुछ भी नहीं रहता। यही तो है एक स्टैंडर्ड कंपनी की पहचान। लेकिन हाँ, इनके प्रेजेंटेशन काफी दमदार होते हैं। दरअसल वो सिंपल एंड टू द पॉइंट होते हैं। जो पब्लिक सुनना चाहती है वो उसे सिंपल तरीके से रखते हैं। पब्लिक के अंदर एक क्यूरियोसिटी रह जाती है। इनके प्रोडक्ट लॉन्च और प्रमोशंस पब्लिक इंटरेक्शंस बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई नया प्रोडक्ट रेडी हो जाने के बाद एप्पल जल्दी से इसे मार्केट में अनाउंस नहीं करती है। वो डायरेक्ट इसके बारे में इवेंट प्रमोशंस में डिस्कस करती है। ये एक स्टैंडर्ड मार्केटिंग अप्रोच कहलाता है। मार्केट में आपको ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो अलग अलग ऑफर्स के साथ मिलते हैं। अगर कभी किसी का प्राइस अप होता है तो वो मार्केट में पहचान के लिए अपने प्रोडक्ट्स को लो कॉस्ट में सेल करती है। लेकिन एप्पल में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अगर एप्पल ऐसा चाहती है तो कर सकती है और मार्केट में अवेलेबल ब्रांड्स लाइक एंड्रॉइड, सैमसंग को पीछे छोड़ सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती है। वो ज्यादा ध्यान अपने प्रोडक्ट्स को यूजर फ्रेंडली बनाने में लगाती है। वो सिर्फ अपने कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन पर ही ध्यान रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू टेक कंट्रोल ऑफ योर कस्टमर्स देन दे विल टेक केयर ऑफ योर कंपनीज टर्नओवर एंड रेवेन्यू। एप्पल प्रोडक्ट क्रिएशन से ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान देती है। एप्पल अपने कस्टमर्स के फीडबैक को वेलकम करती है, उन्हें फॉलो करती है और जरूरत पड़ने पर इम्प्लीमेंट भी करती है। एप्पल का कहना है कि एनीवन कैन मेक अ प्रोडक्ट बट नॉट मेमोरेबल कस्टमर एक्सपीरियंस। एप्पल के प्रमोशनल एड्स काफी अलग होते हैं। एप्पल अपने एड्स में प्रोडक्ट डिटेल्स एक्सप्लेन करने के बजाय हैप्पी कस्टमर फेसेस को शो करती है। अगर आप एप्पल के किसी प्रोडक्ट एड को देखेंगे तो आपको मेमोरी साइज, बैटरी लाइफ, स्क्रीन एक्सेट्रा देखने की जगह स्माइलिंग फेसेस दिखेंगे। ये अप्रोच व्यूअर्स के माइंड को अट्रैक्ट करती है। उनके एड्स काफी हटके और क्रिएटिव होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि एप्पल डील्स विद इमोशंस एंड बिलीफ सिस्टम। तो ये है वो बिजनेस स्ट्रेटजीज जो एप्पल फॉलो करती है। यदि आप भी इनमें से किसी एक पर भी काम करते हैं तो आप भी एक स्टैंडर्ड मार्केटिंग अप्रोच को अपने कस्टमर्स के सामने रख पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक इंडियन कंपनी की जिसने पूरे दुनिया में धूम मचा रखी है और पूरे दुनिया में बहुत ही कम समय में कामयाबी हासिल कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो की। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो की एंट्री के बाद मचा उथल पुथल आज की तारीख में मैनेजमेंट संस्थानों के लिए केस स्टडी का विषय बना हुआ है। इसमें पता लगाया जा रहा है कि कैसे सस्ती सेवा, कंपनियों के मर्जर, मुफ्त सेवा और जॉब की कमी बाजार में तहलका मचा सकती है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री में इस तरीके का रेवोल्यूशन आया है कि बाकी की टेलीकॉम कंपनीज ने खुद को बाजार में बचाए रखने के लिए रोज नए नए फैसले लिए हैं। अब जियो जैसे प्लान से कैसे निपट सके, इस पर संस्थान पर पढ़ाई कराई जा रही है। IIM, XLRI, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च और अन्य दूसरे बड़े कॉलेजों के प्रोफेसरों की माने तो इस उथल पुथल के दौरान टेलीकॉम इंडस्ट्री ने छात्रों को समझाने के लिए हर तरह के उदाहरण पेश किए हैं, जिनमें कैसे मानव संसाधन को संभाला जाए, कंपनियों के बीच मर्जर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बिजनेस मॉडल और प्राइसिंग आदि शामिल है, जो कि मैनेजमेंट कोर्स का एक हिस्सा बन चुका है। आइए दोस्तों, अब हम रिलायंस जियो के हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जानें। धीरूभाई अंबानी के निधन के पश्चात बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिलायंस एम्पायर में होने लगी और ये देखते हुए कोकिलाबेन अंबानी ने ये फैसला किया कि रिलायंस के बिल को दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट देनी चाहिए। अनिल अंबानी को जो बिजनेसेस मिले वो इस प्रकार से हैं: रिलायंस टेलीकॉम, पावर, एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज। और मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड IPCL। आइए अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी ने मोबाइल सर्विसेज और सिम कार्ड को एब्सोल्युटली फ्री बना दिया और इसे देखते हुए बाकी की टेलीकॉम कंपनीज को भी अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा। डिवीजन के पश्चात दोनों भाइयों ने नॉन कम्पीटिंग एग्रीमेंट के क्लॉज पे साइन किया और ये जब क्लॉज 2010 में एक्सपायर हो गया तो मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल की 96% शेयर को खरीद लिया और उस समय इन्फोटेल के पास पूरे इंडिया में 4G नेटवर्क को फैलाने की कैपेबिलिटी थी। मुकेश अंबानी ये अच्छी तरीके से जानते थे कि मोबाइल डेटा एक मोबाइल सर्विसेज का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। इसके लिए उन्होंने मोबाइल डेटा को ही फ्री कर दिया। फिर उन्होंने
4G टेक्नोलॉजी पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया और ये इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। आइए अब हम जियो के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के बारे में जानें। जियो का विजन स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से था: टू बी आवर क्लाइंट्स फर्स्ट कॉल एंड प्रेफर्ड कोलैबोरेशन पार्टनर विद इन आवर बिजनेस एरियाज, टू कंसिस्टेंटली एक्सीड आवर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस फॉर प्रोफेशनल एंड वैल्यू एडिंग एडवाइस। इनका मिशन स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार था: टू कनेक्ट एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवेयर, ऑलवेज एट द हाईएस्ट क्वालिटी एंड एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। मुकेश अंबानी एक ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटेजी को मार्केट में लेकर आए। पहले हमने ये देखा था कि कंपनीज जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन 60 to 70% रेवेन्यू वॉइस कॉल से लेकर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा में कोई भी प्राइस वॉर नहीं था। जिस वक्त रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था तब भारत की 105 करोड़ जनता मोबाइल यूज करती थी और उनमें से सिर्फ 10% लोग ही 4G फोन्स यूज किया करते थे। ऐसे समय में मुकेश अंबानी ने ये जान लिया था कि वॉइस कॉल एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, जबकि डेटा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकती है। अब हम रिलायंस जियो की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे। एग्जिट प्राइस स्ट्रेटेजी: जब जियो आया था तो उस वक्त बाकी के टेलीकॉम पार्टनर्स जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ने अपना मनी, समय और इन्वेस्टमेंट 3G और 2G नेटवर्क पर लगाया था। बट जब जियो आया तो उसने अपना मनी 4G टेक्नोलॉजी पे लगाया और जिसके वजह से रिलायंस जियो ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करने की वजह से आज के डेट में सबसे पहले 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की क्षमता रखता है। दूसरा स्ट्रेटेजी जो जियो ने अप्लाई किया वो था लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेलर है जो एक नए मार्केट में एंट्री करना चाहता है और 1000 रुपए का प्रोडक्ट है जबकि वो 800 रुपए में बेचता है। इसका मतलब उसका लॉस 200 रुपए हुआ। इस स्ट्रेटेजी के द्वारा उसने नए कस्टमर्स को एक्वायर किया और सैचुरेटेड मार्केट में भी अपना रोल प्ले करने लगा। लेकिन जब भी ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि रिकरिंग इनकम कैसे आया जा सकता है, क्योंकि ये रिस्की स्ट्रेटेजी है और इसके बाद आप जियो जैसी मोनोपोली भी बना सकते हो। अगर आपने लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी पर मार्केट रिसर्च करके ठीक तरीके से स्टडी किया है तो आप एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि जियो ने किया। तीसरी स्ट्रेटेजी जो कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी थी, इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि मार्केट में एक डिसरप्शन ले आना और जो भी कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहा है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। जियो ने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया अपने सस्टेनेबल एडवांटेज के लिए। जियो ने प्राइस बैरियर को ही हटा दिया। पहले तो जियो ने फ्री सिम देना शुरू कर दिया और उसके बाद 4G मोबाइल्स भी बनानी शुरू कर दी और आज के डेट में जियो के फोन 699 रुपए में आती है, जो कि बाकी के कॉम्पिटिटर्स के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े चेंजेस को लाने के लिए जियो ने इस प्रकार से स्टेप्स लिए। पहला स्टेप ब्रेक इवन एनालिसिस, दूसरा स्टेप कस्टमर परसेप्शन को जानना, तीसरा स्टेप कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करना, चौथा स्टेप सस्टेनेबल एडवांटेज के बारे में जानना, पांचवा स्टेप रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल के बारे में समझना। अब हम बात करेंगे जियो के गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी की, जो कि ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें ये पता चलता है कि कस्टमर एक्विजिशन कैसे किया जाए, कस्टमर एक्टिवेशन कैसे किया जाए, कस्टमर रिटेंशन कैसे किया जाए और रेफरल प्रोग्राम क्या होता है जिसमें कस्टमर ही आपके प्रमोटर बन जाए और आपकी रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकती है। तो दोस्तों, रिलायंस जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक मोनोपोली क्रिएट करने के बाद इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई। तो रिलायंस जियो फर्स्ट मूवर नहीं बल्कि फास्ट मूवर कंपनी बन गई। जियो के केस स्टडी से हमने ये जाना कि कैसे हम मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करते हैं और मार्केट में डिसरप्शन क्रिएट करने के बाद एक नंबर 1 टेलीकॉम इंडस्ट्री बन सकते हैं। वैसे ही हम अपने इंडस्ट्री में भी नंबर 1 इंडस्ट्री बन सकते हैं अगर हमने कुछ स्ट्रेटेजीज को जो कि जियो ने अप्लाई किया है हमारी कंपनीज में भी फॉलो करें। आपने मुझे सुनने के लिए अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।